नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम विज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे साइंस के। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कौन सी सबसे छोटी हड्डी है ये आपको बताना है। नाखून, जबड़े की, स्टेपीज, नाक की। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो यहां पर हमारा सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों इसके बारे में आप देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज को कहा जाता है। यह मध्य कर्ण में स्थित होती है। स्टेपीज का आकार 3 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर होता है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियम, स्टेपीज और इनकम। स्टेपीज 3 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी है और यह घंटी के समान दिखती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन होता है। तो यहाँ पर आप सभी को ये मालूम होगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायुमंडल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जल। जो ऑक्सीजन मिलती है वो जल के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यही ऑक्सीजन उप पदार्थ के रूप में वातावरण में मुक्त होती है। अंधेरी अभिक्रिया में होने वाले ग्लूकोज के अणुओं में हाइड्रोजन तत्व के अणु जल से ही प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय जल अप्रत्यक्ष रूप में भी कई कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यानी जल सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों अब हम चल रहे हैं। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती, जड़, तना, पूरे पौधे में। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पूरा पौधा। पूरा पौधा यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन पौधे के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसके हवाई भागों से वातावरण में होने वाले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और पत्तियों में और युवा कलियों में एपिडर्म यानी बाह्य त्वचा परत में सूक्ष्म रंध्र की तरह की संरचनाएं होती हैं। इसे स्टोमेटा कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, सेल्यूलोज का। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। एक उदाहरण नाइट्रिक अम्ल प्लस, एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो इसमें नाइट्रेट और हाइड्रोजन मुक्त होती है। जो लवण का उत्पादित होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कौन सा अम्ल और कौन सी धातु अभिक्रिया कर रही है।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम, उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त, ऊपर के सभी सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल का तुषार, आलू में भूरी सांडाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कपास का विल्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली बनाने में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, और ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गिरगिट का रंग आवेग, प्रकाश और तापमान की वजह से भी बदलता है, क्योंकि जब गिरगिट की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं या फैलती हैं तो उसके दानेदार पिगमेंट बदले हुए रंग में दिखाई देते हैं। दरअसल होता क्या है, गिरगिट को जब गुस्सा आता है या डर लगता है तो उसका नर्वस सिस्टम उसकी कोशिकाओं को संदेश भेजता है और गिरगिट का रंग काला हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान, और ऊपर से कोई नहीं। तो ये के जो दिया हुआ है, ये केल्विन का जो प्रतीक होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दोस्तों होता है तापमान नापने के लिए, तापमान को केल्विन में नापते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्तलाफल, और डी ऑप्शन में बेरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बेरी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राइनो वायरस की वजह बनता है? आम जुखाम, सिरदर्द, कफ, घुटनों में दर्द। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आम जुखाम। राइनो वायरस आम जुखाम के कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, राइनो वायरस के कारण होने वाली सर्दी बसंत और पतझड़ में अधिक होती है। अन्य वायरस वर्ष के अन्य समय में सामान्य सर्दी जुखाम जैसी बीमारी का कारण बनते हैं। सर्दी मुख्य रूप से तब फैलती है जब लोगों के हाथ संक्रमित व्यक्ति से नाक के स्राव के संपर्क में आते हैं। इन स्रावों में सर्दी के वायरस होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नुवेला के रूप में भी जाना जाता है? मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेसियर 16 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा 15 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20, 50, 75, 35। ये सब प्रतिशत में दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका दोस्तों 20% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कार्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो इसमें नाखून और कार्निया सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर।
अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया, आई लिड। तो इसका दोस्तों आइरिस सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों आइरिस सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरी जाती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ चुका है, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों हम। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? वॉट, डेसिबल, एम्पियर, जूल। तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तरंग वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती हैं? वह तरंगे जिनमें कणों की गति ऊर्जा की गति के रूप में समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। और अनुदैर्ध्य की बात कर लें तो अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं? वह तरंगे जिनमें कणों की ऊर्जा की गति समांतर होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि इसके घटक इसके संचार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इसी के बारे में दोस्तों थोड़ी जानकारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पृथ्वी का केंद्र ऐसा है, यदि हम उस स्थान पर हैं तो हमारे आसपास के द्रव्यमान को पूरी पृथ्वी की सतह पर संघनित माना जा सकता है, अर्थात पृथ्वी को एक गोलाकार आवरण माना जाता है। एक गोलाकार आवरण के अंदर जाने पर क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है, और चूंकि केवल क्षमता में परिवर्तन बल आरोपित करता है, तो इसका तात्पर्य कि कोई बल नहीं है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होती है। अगला दोस्तों 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? उत्थापक बल, कर्षण बल, प्रणोद बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों प्रणोद बल सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रणोद बल क्या होता है पहले यहाँ हम जानेंगे। प्रणोद बल होता है एक वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है। प्रणोद का उपयोग किसी हवाई जहाज के खींचने और रॉकेट के वजन को दूर करने के लिए किया जाता है। कर्षण बल वायु प्रतिरोध जो एक हवाई जहाज के आगे की गति को धीमा करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल जो सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उत्थापक बल क्या होता है? ऊपर की ओर का बल जो एक पंखे के ऊपर और नीचे हवा की गति
से बनता है? वायु पंखों के ऊपर तेजी से बहती है और पंखों के नीचे धीमी हो जाती है, जिससे दाबांतर पैदा होता है, जो एक इकाई जहाज को उड़ान भरने में मदद करता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रणोद बल यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों अब हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, जूते की आयु बढ़ाने के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण, पहले हम जानते हैं घर्षण क्या होता है। घर्षण एक संपर्क बल होता है जब दो सतहें परस्पर अंतःक्रिया करती हैं। घर्षण एक बल होता है जो एक ठोस वस्तु के दूसरे फिसलने या लुढ़कने का प्रतिरोध करता है। जूतों के सोल में वे उसकी सतह को खुरदरी बनाने के लिए सोल में खांचेदार बनाया जाता है ताकि उसका प्रयोग करते समय घर्षण बल बढ़ जाए। उदाहरण के लिए बारिश या गीली सड़क के साथ फिसलने और घर्षण के जोखिम को कम करने के लिए टायर को खांचेदार बनाया जाता है। वहीं स्थिति खांचेदार जूतों के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।